फ्रेंड्स, आज हम अपना चैप्टर 11 दिल्ली सल्तनत का रिमेनिंग पार्ट जो है, जो खिलजी डायनेस्टी, वहाँ से शुरू करेंगे। ओके, सो ओपन योर बुक्स एंड स्टार्ट आवर टॉपिक, द खिलजी सुल्तान, है ना। अभी पहले मैंने आपको बता दिया था कि सब 1206 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत में साम्राज्य किया गया। और उसके बाद जो दूसरी डायनेस्टी थी जो इसने दिल्ली सल्तनत पर अपना राज्य किया, वो थी खिलजी डायनेस्टी। पहली डायनेस्टीज़ मैंने आपको बताई थी स्लेव डायनेस्टी, और सेकंड है खिलजी डायनेस्टी जो है 1290 से लेकर के 1320 सेंचुरी तक। तो हम पढ़ते हैं आज खिलजी डायनेस्टी को। ओके, शुरू करते हैं। सॉरी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 to 1296 century. Jalaluddin Khilji occupied the seat of power after murdering कैकुबाद, द लास्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। जलालुद्दीन खिलजी ने जो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था कैकुबाद, उसको मार दिया और उसके बाद वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। द तर्किश नोबल फाउंड इट हार्ड टू एक्सेप्ट अ खिलजी एज अ सुल्तान ऑफ द किंगडम। लेकिन जो तर्किश नोबल या जो तर्किश तुर्की सरदार थे, वो खिलजी को अपना सुल्तान मानने के लिए तैयार नहीं थे। बट जलालुद्दीन खिलजी प्रूव टू बी टू स्ट्रॉन्ग फॉर देम। लेकिन जलालुद्दीन ने यह सिद्ध किया कि वो उनसे ज़्यादा ताकतवर है। ही हैड अनदर अचीवमेंट टू हिज क्रेडिट। ही हैड repulsed a terrible invasion of the Mongols in 1291। उसने ये अचीव किया, ये सिद्ध किया। साथ ही साथ उसने जो बहुत ही टेरिबल, बहुत ही डरावना आक्रमण हुआ था किसका, मंगोल्स का 1291 में, उसको भी विफल कर दिया था। जलालुद्दीन वॉज treacherously murdered by his nephew अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी तो था उसका मर्डर उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, विश्वासघात करके साथ उसको धोखा दिया था और उसका जलालुद्दीन खिलजी का मर्डर कर दिया था। किसने? उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने। ट्रिचरसली मीन्स होता है विश्वासघात। ओके, अलाउद्दीन खिलजी। अब हम आते हैं अलाउद्दीन खिलजी पर। ठीक है, सो किस पर आ रहे हैं हम? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जिसने 1296 से लेकर के 1320 सेंचुरी तक दिल्ली सल्तनत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। अलाउद्दीन वाज इनथ्रोन्ड इन 1296 सेंचुरी। वो 1296 में गद्दी पर बैठा। ही कुड नॉट फील सिक्योर अनलेस ही हैड सबड्यूड हिज राइवल्स। वो जो उसके दुश्मन थे, उन सब से अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था, तो उनको सबको वो अधीन करना चाहता था। ही सेंट फोर्स ऑफ 40,000 सोल्जर अंडर उलुग खान एंड जफर खान टू अटैक मुल्तान एंड कैप्चर अरक अली खान एंड इब्राहिम। उसने अपने 40,000 सैनिकों की एक सेना भेजी, किसके नेतृत्व में? उलुग खान और जफर खान के नेतृत्व में मुल्तान पर, है ना। और वहाँ पर उसने अरक अली खान और इब्राहिम को कैद कर लिया। द टू सन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, जो कि ये जलालुद्दीन खिलजी के बेटे थे। द प्रिंस वर डिफीटेड एंड इम्प्रोनाइज्ड एट हांसी। और उन दोनों ही प्रिंस को और राजकुमारों को, उनके जो उत्तराधिकारी थे किसके? जलालुद्दीन खिलजी के बेटे थे। उन दोनों की वहाँ उस युद्ध में हार हो गई और उनको कैद कर लिया गया हांसी में। दे वर ब्लाइंडेड एंड लेटर मर्डर। उनको फिर अंधा करके अंत में उनका वध कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया। इन ऑर्डर टू विन ओवर द नोबल ही डिस्ट्रीब्यूटेड द बूटी अमंग देम विच ही हैड रिसीव फ्रॉम हिज देवगिरी कैंपेन। उसने कई सामंतों को, सरदारों को जीता। और उसने क्या किया कि जो बूटी मीन्स होता है लूट का माल, और उसने कई जगह लूटपाट की। लूट का जो माल था वो उसने, जो देवगिरी कैंपेन में उसने प्राप्त किया था, लूटा था, वो उसने उन्हीं सरदारों में बांट दिया था। ठीक है, अलाउद्दीन विक्ट्रीज। अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन की विक्ट्रीज या
विजयों की या जीत की। अलाउद्दीन हैड अ फेथ दैट कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन एंड डिफेंस कुड ऑल गो टुगेदर। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य को पहले संगठित करना, कंसोलिडेशन मीन्स संगठित करने में लगा, उसके बाद एक्सपेंशन मीन्स विस्तार भी किया, डिफेंस मतलब उसकी सुरक्षा भी की, सब साथ साथ करता रहा। ही वॉन्टेड टू बिकम अ वर्ल्ड कनक्योर आर कॉल्ड हिमसेल्फ द सेकेंड अलेक्जेंडर। वो एक अपने आप को वैश्विक योद्धा साबित करना चाहता था, दूसरा विश्व में दूसरा सिकंदर महान बनना चाहता था। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। उसने विस्तार, अपने साम्राज्य, एक्सपेंशन मीन्स विस्तार करना या बढ़ाना, उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की नीति अपनाई थी। अलाउद्दीन फर्स्ट प्लान टू इस्टेब्लिश हिज रूल ओवर द होल ऑफ इंडिया। उसका प्लान था कि सबसे पहले वो पूरे भारत पर अपना कब्जा करे। हिज विक्ट्री में बी एनालाइज अंडर टू हेडिंग्स। उनकी जीतों को हम दो तरह से एनालाइज कर सकते हैं हेडिंग के अंतर्गत। फर्स्ट कंक्वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड सेकंड कंक्वेस्ट ऑफ डेक्कन। पहला था कि उसने उत्तर भारत पर अपना कब्जा या आक्रमण करके किया, दूसरा था डेक्कन मतलब दक्षिण भारत पर। अब हम पढ़ते हैं द कंक्वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। कंक्वेस्ट मीन्स होता है विजय। अब उत्तर भारत पर, नॉर्दर्न इंडिया पर उसने किस तरीके से अपनी जीत या विजय हासिल की थी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1297 टू 1305 सेंचुरी अलाउद्दीन कनकर्ड मैनी स्टेट इन नॉर्दर्न इंडिया। 1297 से लेकर 1305 सेंचुरी तक अलाउद्दीन ने जो नॉर्दर्न इंडिया था उसके कई राज्यों पर अपना कब्जा कर लिया था, है ना। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अब आते हैं हम कन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, गुजरात की जीत। जो कि 1299 सेंचुरी में हुई। अलाउद्दीन जनरल नुसरत खान इन्वेडेड गुजरात एंड लूटेड द प्रॉस्परस पोर्ट ऑफ काम्बे। जो अलाउद्दीन का जो सेना नायक था नुसरत खान, उसने गुजरात पर आक्रमण किया और वहाँ पे लूट की। जो वहाँ का जो पोर्ट ऑफ कॉम्बे, खंबात की खाड़ी का जो बंदरगाह था, काफ़ी प्रॉस्परस था, वहाँ पर काफ़ी धन संपदा थी, उसको लूटा। देयर आर परचेस अ हिंदू स्लेव नेम्ड मलिक काफूर फॉर 1000 दिनार। इसके देयर ही परचेस, वहीं पर उसने एक मलिक काफूर नाम के एक स्लेव गुलाम को खरीदा 1000 दिनार में। मलिक काफूर embraced इस्लाम एंड लेटर एक्सटेंडेड द खिलजी एम्पायर टू द होल टू द साउथ इंडिया। मलिक काफूर जो था उसने इस्लाम को अपनाया, बाद में उसने खिलजी डिनेस्टी को या खिलजी एम्पायर को दक्षिण भारत तक फैलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम आते हैं कन्क्वेस्ट ऑफ रणथंबोर 1301 सेंचुरी। इन 1301 अलाउद्दीन जनरल उलुग खान एंड नुसरत खान लेड अ सीज टू द फोर्ट। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के जो सेना नायक थे या सेनापति थे नुसरत खान और उलुग खान, उन्होंने फोर्ट को घेर लिया। नुसरत खान अलॉन्ग विथ मैनी मुस्लिम सोल्जर, उसके साथ कई मुस्लिम सिपाही थे, वॉज किल्ड इन द बैटल, जो कि किल्ड इन द बैटल, जो भी लड़ाई में थे। अल्टीमेटली अलाउद्दीन हिमसेल्फ टुक ओवर द कमांड, मारे गए उस लड़ाई में कई मुस्लिम सैनिक। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी कमांड इस आर्मी की अपने हाथों में ली और रणथंबोर पर अटैक कर दिया। राजपूत चीफ पुट अप अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बट वाज फाइनली डिफीटेड एंड पुट टू डेथ। राजपूत योद्धाओं ने उन्हें कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंत में उनकी हार हुई और उनकी मृत्यु हुई। अब हम आते हैं कन्क्वेस्ट ऑफ चित्तौड़ पर। कहाँ पर आते हैं? कन्क्वेस्ट ऑफ चित्तौड़, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी स्टार्टेड फॉर मेवाड़ इन 1303। राणा रतन सिंह एंड हिज सोल्जर्स फॉर टू द लास्ट मैन। 1303 में मेवाड़ पर आक्रमण किया गया। राणा रतन सिंह और उनके सिपाही अंतिम सांस तक लड़े। इन 1305 में सेंचुरी में अलाउद्दीन ने मालवा, उज्जैन, मांडू और चंदेरी पर भी आक्रमण किया और वहाँ पे कब्जा किया। 10 बाय 1305 सेंचुरी अलाउद्दीन बिकम द मास्टर ऑफ द होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। और 1305 तक जो अलाउद्दीन था वो पूरे उत्तर भारत में उसका कब्जा लगभग हो गया था। द कन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन इन 1307 टू 1317 सेंचुरी। अब आते हैं हम दक्षिण भारत की जो उसकी विजय थी, कन्क्वेस्ट थी, उन पर। देवागिरी पर कैसे 1307 सेंचुरी में आक्रमण किया गया, लेट्स सी
In 1307, Alauddin Khilji sent an army under Malik Kafur against King रामचंद्र ऑफ देवागिरी। 1307 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को मलिक काफूर के नेतृत्व में भेजा, जो कि देवागिरी के राजा थे रामचंद्र, उनके खिलाफ। द किंग वाज डिफीटेड बट अलाउद्दीन अलाउड हिम टू रूल एज अ वैशल। किंग की उसमें हार हो गई थी, लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी था उन्होंने उसे वहाँ पे वैसल मीन्स होता है जागीरदार, वैसल मीन्स जागीरदार के तौर पर वहाँ काम रहने का मौका दे दिया। देवागिरी नाउ बिकम द बेस ऑफ अलाउद्दीन फर्दर कैंपेन इन द साउथ। और जो देवागिरी जगह थी वो एक आधार की तरह पर एक वहाँ पर उसको एक जगह मिल गई जहाँ से उसने और दक्षिण भारत पर कब्जा करना या आक्रमण करने के लिए वो बहुत ही अच्छा स्थान था। कन्क्वेस्ट टू वारंगल 1309 सेंचुरी। इसके बाद 1309 में जो इट्स रूरल प्रताप रुद्रदेवा ऑफर्ड थ्रो रेजिस्टेंट बट वाज डिफीटेड। जो वारंगल का जो राजा थे प्रताप रुद्रदेवा, उन्होंने लड़ाई लड़ी, अपनी रक्षा की, लेकिन उनकी हार हुई। ही एग्रीड टू पे एन एनुअल ट्रिब्यूट टू द खिलजी रूलर, और उन एक हरजाना देने के लिए हर वर्ष वो उनको तैयार हो गए। मलिक काफूर रिटर्न टू दिल्ली विद एन इमेंस बूटी। और कई बूटी मीन्स मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि मतलब लूटपाट होता है। क्या होता है? लूटपाट होता है। तो वो लूटपाट के साथ कई सारा सामान ले करके लौटे दिल्ली। कौन? मलिक काफूर। कन्क्वेस्ट ऑफ द्वार समुद्रा, है ना। 1310 से 1311 में किस तरीके से राजा वीरा बलाला थर्ड सबमिटेड विदाउट रेजिस्टेंस। मालिक काफूर लूटेड एंड प्लंडर्ड सम ऑफ द फेमस टेम्पल एंड रिटर्न टू दिल्ली विद अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ज्वेल्स etc। 1310 में उन्होंने जो मलिक काफूर था उसने द्वार समुद्रा पर आक्रमण किया। उन्होंने बिना लड़े ही हार मान ली। और यहाँ पे लूटेड और प्लंडर्ड मीन्स भी होता है लूटपाट मचाना, प्लंडर्ड मीन्स भी होता है लूटपाट मचाई। और यहाँ से काफ़ी सारा धन लेकर के, कहीं जो यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर थे उन सब में लूटपाट मचा के बहुत सारा धन, हीरे जवाहरात वगैरह, सोना चांदी, हीरे जवाहरात लेकर के वो दिल्ली वापस लौटा। कौन? मलिक काफूर। अब कन्क्वेस्ट ऑफ मालाबार कौन सा आता है? कन्क्वेस्ट ऑफ मालाबार पे किस तरीके से आक्रमण हुआ? मलिक काफूर वाज मर्ज्ड टू द मालाबार कोस्ट विच रैस रूल बाय द पांड्यास। जो मालाबार था वहाँ पर किसका रूल था? पांड्यास का। वहाँ पर भी आफ्टर लूटिंग मच वेल्थ ही रिटर्न टू मदुरई, और वहाँ पर भी उसने बहुत लूटपाट मचाई और मदुरई वापस आ गया। अब हम आते हैं कन्क्वेस्ट ऑफ मदुरई पर। कहाँ पर आते हैं? कन्क्वेस्ट ऑफ मदुरई पर। द पांड्या किंग वीरा पांड्या वॉज डिफीटेड। पांड्या किंग वीरा पांड्या की हार हुई। मलिक काफूर ने वहाँ भी फिर वो लार्ज बूटी मीन्स वही काफ़ी ज़्यादा लूटपाट मचाई। और हॉर्स एंड एलिफेंट्स वेंट टू रामेश्वरम। लूट मचाई, लूट के साथ साथ जो बूटी मीन्स होता है लूटा हुआ धन, और कई हाथी घोड़े भी अपने साथ कर लिए और रामेश्वरम वापस आ गए। ही बुल्ट मैनी मॉस्क्यू देयर एंड रिटर्न टू दिल्ली। वहाँ पर उसने कई सारी मस्जिदों का निर्माण करवाया मलिक काफूर ने, और फिर बाद में वो दिल्ली वापस लौट आया। सेकेंड कैंपेन ऑफ देवागिरी। देवागिरी पे हमने आपको बताया कि पहले भी उसने आक्रमण किया था, अब दोबारा किया। राजा शंकरादेवा द सन ऑफ रामचंद्र हैड स्टॉप्ड पेइंग द प्रोमिस्ड टैक्स टू अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, जब देवागिरी पे आक्रमण हुआ था तो वहाँ के जो राजा थे रामचंद्र, उन्होंने एक निश्चित धनराशि हर वर्ष देने का वादा किया था। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है। तो बाद में उसका जो पुत्र हुआ शंकरदेवा, राजा शंकरदेवा, उसने उस धन को देना बंद कर दिया। तो मलिक काफूर अगेन इन्वेडेड देवागिरी एंड किल्ड शंकरादेवा। उसने फिर से मलिक काफूर ने देवागिरी पर आक्रमण किया और शंकरदेवा को मार दिया। दिस वाज द लास्ट डेक्कन कैंपेन। ये जो ये दक्षिण भारत का अंतिम कैंपेन था ऑफ मलिक काफूर के द्वारा। ही हैड ब्रॉट द होल ऑफ साउथ इंडिया अंडर द रूल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। पूरा मलिक काफूर ने पूरे उत्तर भारत को खिलजी डिनेस्टी के अंतर्गत ला दिया था। ठीक है।
अलाउद्दीन एंड मंगोल्स। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन एंड मंगोल्स। तो लेट्स स्टार्ट। अलाउद्दीन टुक मैनी स्टेप टू स्टॉप द इन्वेशन ऑफ द मंगोल्स। अलाउद्दीन ने कई प्रयास किए किसके आक्रमण को रोकने के लिए, मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए, लेकिन वो से सफलता नहीं मिल पाई थी। ही स्ट्रेंथ हिज आर्मी एंड मेड इट मोर एफिशिएंट। उसने अपनी आर्मी की शक्ति को बढ़ाया और अधिक शक्तिशाली बनाया। ठीक है, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ही गॉट द फोर्ट्स रिपेयर्ड विच ले ऑन द रूट ऑफ मंगोल्स। उसने सारे किलों को की रिपेयरिंग या मरम्मत कराई जो मंगोल्स जिस रूट को भारत आने के लिए अपना रहे थे। ही ऑल्सो गॉट न्यू कास्ट बुल्ट एट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। कई महत्वपूर्ण जगह पर उसने नए किलों का निर्माण किया। ही प्लेस्ड आर्मी इन द फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ मुल्तान। मुल्तान जो प्रांत था वहाँ पर उसने अपनी आर्मी को, सेना को तैनात किया। समाना एंड दीपालपुर टू चेक द एडवांसमेंट ऑफ द मंगोल। ये जो दो जगह थी यहाँ से आने वाले थे तो वहाँ भी उसने अपनी आर्मी छोड़ी। The Mongols were so well checked by Alauddin's counter step that they did not dare invade India as long as he was alive. जब अलाउद्दीन का जो कदम थे या जो शासन था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, इसलिए जो मंगोल्स थे उन्होंने इसको पहले परखा और परखने के बाद उन्होंने यहाँ पर आक्रमण, जब तक अलाउद्दीन खिलजी जिंदा रहा तब तक उन्होंने इंडिया पर आक्रमण नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी's एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी's एडमिनिस्ट्रेशन। रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, क्या क्या रिफॉर्म या क्या क्या सुधार किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। लेट्स सी। अलाउद्दीन वाज अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर। कई बहुत अच्छा प्रशासनिक अधिकारी था वो। इन ऑर्डर टू कंट्रोल इंटरनल रिवॉल्ट एंड टू कीप द नोबल अंडर हिज स्ट्रिक्ट कंट्रोल सॉरी, ही इंट्रोड्यूस्ड सेवरल मेजर्स। उसने अपने सरदारों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए और किसी भी तरह की भीतरी क्रांति या उपद्रव ना हो बहुत अच्छे से संभाला था और इसके लिए उसने कई सारे कदम उठाए थे। ही प्रोहिबिटेड द नोबल्स फ्रॉम डूइंग इंटर मैरिजेस सो एज दैट प्रिवेंट देम टू मेक अलायंस अगेंस्ट हिम। वो विवाह, जो आंतरिक विवाह उसके भी खिलाफ था ताकि वो लोग आपस में सामंत वगैरह ये जो सरदार थे वो मिल ना जाएं। ही प्रोहिबिटेड देम फ्रॉम होल्डिंग सोशल गैदरिंग और प्रिवेंट फ्रॉम देयर मेकिंग अलायंस अगेंस्ट गैदरिंग और ड्रिंकिंग एट पार्टी। इसके अलावा उसने क्या किया हुआ था कि जो लोगों के इकट्ठे होने पर और पार्टी वगैरह मतलब उत्सव करने पर और वहाँ पर मदपान करने पर भी रोक लगाई हुई थी। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ही न्यू दैट सच पार्टीज गैव द नोबल अपॉर्चुनिटी टू हैच कॉन्स्पिरेंसी। वह जानता था कि अगर इस तरह के उत्सव होंगे या लोग इकट्ठे होंगे तो ये नई विवादों को जन्म देंगे या उसके खिलाफ कदम उठा सकते हैं। ही सेटअप एन एफिशिएंट डिटेक्टिव सिस्टम। उसका एक डिटेक्टिव से जासूसी तंत्र भी था। स्पाइस, इसको बोलते थे स्पाइस, कॉल्ड खुफिया नेविस, जिसको स्पाइस उसको उसने नाम दिया था खुफिया नेविस। लिसन टू बाजार गॉसिप्स एंड रिपोर्टेड इट टू द किंग। मतलब बाजार में जो भी चर्चाएं होती थी वो सब सुनते थे, समझते थे और उसके बाद वो अलाउद्दीन खिलजी को रिपोर्ट करते थे, उसे बताते थे। दिस इनेबल्ड अलाउद्दीन टू वॉच द एक्टिविटी ऑफ द नोबल्स। इसके द्वारा वो अपने जो सरदार थे उन पर नज़र रख सकता था। ही एक्सट्रैक्ट्स सरप्लस मनी फ्रॉम द नोबल्स बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस ऑन देम। इसके अलावा उसने उन सरदारों पे काफ़ी भारी भरकम टैक्स भी लगा रखे थे। अलाउद्दीन कैप्ट अ स्ट्रॉन्ग एंड वेल इक्विपाइड आर्मी टू चेक एक्सटर्नल इन्वेशन एंड इंटरनल रिवॉर्ड। अलाउद्दीन खिलजी के पास जो सेना या जो आर्मी थी उसके पास बहुत ही अच्छे हथियार थे, बहुत ही मजबूत सेना थी ताकि वो आंतरिक विद्रोह को भी डील कर सके, उनसे निपट सके, साथ ही साथ बाहरी आक्रमणों से भी उनका सामना किया जा सके। ठीक है, अब हम आते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म। अलाउद्दीन खिलजी के इकोनॉमिक
रिफॉर्म कैसे थे देखते हैं। अलाउद्दीन वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु टुक कीन इंटरेस्ट इन द फिजिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये पहला ऐसा शासक था जो उसने इसमें इंटरेस्ट दिखाया था। ही नीडेड मनी टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी टू फाइट अगेंस्ट द मंगोल्स एंड फॉर द सप्रेशन ऑफ इंटरनल रिपोर्ट, क्योंकि रिवॉल्ट क्योंकि उसको एक बहुत बड़ी सेना को की देखरेख करनी थी मंगोल्स के आक्रमण से बचने के लिए, साथ ही साथ कोई आंतरिक विद्रोह नहीं हो, उसके पास बड़ी सेना थी और इस बड़ी सेना के संचालन के लिए उसकी धन की आवश्यकता थी। सो ही इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म इन टू इंक्रीज हिज इनकम। इसलिए उसने कई आर्थिक सुधार किए ताकि उसकी जो इनकम है, जो आय है, वो बढ़ जाए। रेगुलेशंस ऑफ प्राइस, अब हम आते हैं रेगुलेशंस ऑफ प्राइस। ही इशूड रेगुलेशन टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स डेली एज सच एज वीट, बाले, राइस, क्लोथ्स, शुगर, घी इटीसी। उसने जो रोज़मर्रा के जीवन में जो उपयोग होने वाली जो खाद्य पदार्थ थे उनके दामों को या उनके मूल्यों को नियंत्रित किया। ही इंट्रोड्यूस्ड स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर ऑल ओवर द कंट्री। उसने ही स्टैंडर्ड वेट मतलब एक मापन पद्धति शुरू की पूरे देश में। द ट्रेडर्स हु यूज्ड फॉल्स वेट, ऐसे व्यापारी जो गलत माप का उपयोग करते थे, टू चीट पीपल वर सीवियर पनिश्ड, और लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे, ऐसे व्यापारियों को बहुत ही कठोर दंड दिया जाता था। कंट्रोल ओवर सप्लाई, मतलब इसके साथ साथ चीज़ों की सप्लाई पर भी उसका कंट्रोल था, नियंत्रण था। ऑल द लोकल प्रोड्यूसर विद इन 100 माइल्स ऑफ दिल्ली वॉज आस्क्ड टू कीप ओनली 10 माउंट्स ऑफ ग्रेन विद देम एंड सेल द सरप्लस टू गवर्नमेंट। जो उसके जो व्यापारी थे वो दिल्ली के जो 100 मील्स के आसपास के थे, वो केवल 10 माउंट्स ही ग्रेन अनाज अपने पास रखते थे, बाकी सब उनको गवर्नमेंट को देना होता था। लार्ज ग्रेनरी व बोल्ड टू स्टोरेज ग्रेन, और चूँकि बड़ी सेना थी, खान पान की भी व्यवस्था करनी थी, तो उसने बड़े बड़े स्टोर बनवा दिए थे, मतलब भंडार गृह बनवा दिए थे जहाँ पर इस अनाज को रखा जाता था। फूड ग्रेन वर सप्लाइड टू द पीपल एट वेरी लो रेट इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप, और बुरे समय में या कठिन समय में जो वहाँ की जनता थी, प्रजा थी, उनको कम रेट पर बेचा जाता था। नोबडी डेयर टू सेल द गुड्स एट द रेट हायर दैट दे फिक्स्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी व्यक्ति ये साहस या कोई भी व्यापारी ये साहस नहीं जुटा पाता था, जो प्रशासन ने जो कीमत तय की है, हर व्यापारी को उतनी ही कीमत पर अनाज बेचना पड़ता था, उससे ज़्यादा वो नहीं बेच सकता था। कंट्रोल ओवर मार्केट, अब किस तरीके से उसका मार्केट पे कंट्रोल था देखते हैं। Alauddin deputed high official called Sahana-i Mandi, superintendent of the market, to control the market price and enforce market regulation. उसने बाजार की व्यवस्था को ठीक रखने के लिए एक ऑफिसर को, एक अधिकारी नियुक्त किया था, जैसे बोलते थे सहानाए मंडी, ठीक है। वो मंडी या बारगे जो मार्केट था, जो बाजार था, वहाँ पे जो मूल्य था और चीज़ों और जो मार्केट बाजार के नियम थे उनको देखते थे। अब आते हैं रेशनिंग सिस्टम इन टाइम ऑफ स्कैरसिटी, राशनिंग सिस्टम ऑफ टाइम ऑफ स्कैरसिटी। अब जब कैसी राशन व्यवस्था थी जब कोई विपरीत परिस्थितियाँ हो जाएं तो देखते हैं। अलाउद्दीन इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ राशनिंग व्हेन एवर ड्रॉट और फमाइन फेमिनेज occurred in any area of his realm. उसने जो स्टोर करके जो अनाज रखता था, तो कैसे एक राशन व्यवस्था लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, कि जब उसके देश में सूखा पड़े या अकाल आ जाए, ऐसी स्थिति में वो अपनी जनता को खाने के लिए अनाज उपलब्ध करा सके। रेवेन्यू रिफॉर्म, अलाउद्दीन मेड इफेक्टिव रिफॉर्म इन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसके अलावा उन्होंने जो भूमि कर व्यवस्था थी वो भी बड़ी प्रभावी तरीके से लागू की थी। द लैंड अंडर कल्टीवेशन वाज मेजर्ड एंड लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। जमीन को नापा जाता था और ज़मीन की उपजाऊ क्षमता के आधार पर कि कितनी फसल अच्छी होगी उसके आधार पर उस पर टैक्स लगाया जाता था। लैंड टैक्स वाज कलेक्टेड इन बोथ कैश एज वेल एज
काइंड, वो दोनों तरीके से इकट्ठा किया जाता था, कैश फॉर्म में भी और दूसरी माध्यम से भी। ही ऑल्सो टुक स्टेप टू एंड करप्शन इन द कलेक्शन ऑफ लैंड टैक्स। इसके अलावा जो टैक्स कलेक्शन था, जो कर व्यवस्था को इकट्ठी करने की, जो पैसे को इकट्ठी करने की जो व्यवस्था थी, उसमें भी भ्रष्टाचार को उसने खत्म कर दिया था। बिसाइड लैंड रेवेन्यू तो भूमि कर के साथ साथ ग्रेजिंग टैक्स, एक चारा कर, जानवरों को चलाने के लिए चारा कर was introduced where people raised cattle to support their income। कई लोग जो थे अपनी इनकम को, अपनी आय को बढ़ाने के लिए क्या जानवर पालते थे, और इन जानवरों को चलाने के लिए एक ग्रेजिंग टैक्स या चारा टैक्स भी लगता था। अब आते हैं हम एंड ऑफ खिलजी डायनेस्टी। अलाउद्दीन डाइड इन 16th सेंचुरी। अलाउद्दीन 1316 में उसकी मृत्यु हो गई। नन ऑफ हिज हेयर वॉज पावरफुल इनफ टू कंट्रोल सच अ वास्ट एम्पायर। उसके बाद उसका कोई भी उत्तराधिकारी ऐसा नहीं हुआ जो इसके इतने बड़े साम्राज्य को ठीक ढंग से चला सकता था। फाइनली इन 1320 सेंचुरी और 1320 में अ ग्रुप ऑफ नोबल लेड बाय गाजी मलिक द गवर्नर ऑफ पंजाब इन्वेड दिल्ली एंड कैप्चर द थ्रोन। इसी के साथ गाजी मलिक के नेतृत्व में उसके जो सरदार थे, उन्होंने, जो गवर्नर था पंजाब का, उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और वहाँ पर कब्जा कर लिया। ही हेल्ड द टाइटल ऑफ गयास उद्दीन तुगलक एंड फाउंडेड तुगलक डायनेस्टी। और वो जो दिल्ली की गद्दी पर गयासुद्दीन तुगलक के नाम से बैठा और इस तरीके से तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश की स्थापना हुई। अब अगले वीडियो में हम तुगलक डायनेस्टी को पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। टिल देन बाय।